हेलो फ्रेंड्स, पाउडर मेटलर्जी के पहले लेक्चर में हमने पाउडर कैसे बनाते हैं वो देखा था। हम उसको रिफर्बिश करते हैं शुरू से। जैसे पाउडर मेटलर्जी क्या है, तो आप मेटल के पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद आप उसको मिक्सिंग करके, ब्लेंडिंग करके, कॉम्पैक्टिंग करके और सिंटरिंग करके अगर कोई पार्ट्स बनाते हैं तो वो पाउडर मेटलर्जी से बनाया गया पार्ट्स कहलाता है। मोस्टली पाउडर मेटलर्जी कहाँ पे यूज़ होता है, तो जहाँ पे सब छोटे छोटे पार्ट्स बनाना है, नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा बनाना है, बहुत प्रिसाइज वर्क करना है, और जहाँ पे इंटीग्रेट पार्ट्स है कि जहाँ पे मशीनिंग करना डिफ़िकल्ट है या उसको पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे वो टाइप के पार्ट्स आप उसमें बना सकते हैं। ये था पाउडर मेटलर्जी का इम्पोर्टेंस। उसके बाद में हमने वो भी देखा कि कौन कौन से मटेरियल कॉमनली पाउडर मेटलर्जी से हम बनाते हैं। तो जैसे आयरन के पार्ट्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, टिटेनियम, ब्रास, ब्रोंज, स्टील और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ये उसमें हम बनाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स बनाते हैं, तो गियर्स, कैम्स, बुशिंग, कटिंग टूल्स, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रोड, इम्पेलर्स, ये सब पार्ट्स हम उससे बनाते हैं। हमने उसका डेफिनेशन भी देखा था। एक कार का फ़ोटो मैंने दिखाया था कि जिसमें 50% पार्ट्स आप उससे बना सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, तो 4 बेसिक प्रोसेस था। कौन से थे? पाउडर मैन्युफैक्चरिंग था, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग था, कॉम्पैक्टिंग था और सिंटरिंग था। हमने लास्ट लेक्चर में पाउडर मैन्युफैक्चरिंग तक हमने देखा था। उसका चार्ट भी मैंने दिखाया था कि किस किस तरह से ये होता है। उसमें पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का एटोमाइजेशन प्रोसेस हमने देखा था। उसमें वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था और सेंट्रीफ्यूगल था, ये सब हमने था। उसके बाद में हमने रिडक्शन देखा था कि जो भी पाउडर बनाया है उसमें और उसको छोटा करना है, फाइन करना है, तो उसका रिडक्शन प्रोसेस आता है। इलेक्ट्रोलाइट पोजीशन से भी आप पाउडर फॉर्म कर सकते हो। देन क्रशिंग कर से भी आप उसका छोटा कर सकते हो। क्रशिंग में 3 डिफरेंट मिल देखी थी, रोलर मिल थी, बॉल मिल थी, हैमर मिलिंग था। ये सब क्रशिंग करने के लिए यूज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने वो भी स्टडी किया था कि पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से आप जो भी पार्ट बनाते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहती है या उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, तो पाउडर कैसे प्योर है, पार्टिकल साइज उसका क्या है, उसका शेप कौन सा है, डेंसिटी कितनी है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा है और फ्लो रेट कैसा है। ये थी पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में हमने फ़ोटोज़ देखे थे कि पाउडर का जो शेप होता है या पार्टिकल शेप होता है वो कैसा होता है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल्स। ये था पाउडर का शेप्स। उसके बाद में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, वो था टेस्टिंग क्यों करना चाहिए। तो टेस्टिंग करने का पर्पस क्या था कि ये आप पाउडर मेटलर्जी से अगर कोई पार्ट्स बना दिया, उसके बाद में आप टेस्टिंग करते हो, अगर वो पार्ट्स आपका प्रॉपर्टी में ओके नहीं होता है तो आपका पूरा प्रोसेस का टाइम और प्रोसेस का कॉस्ट बर्बाद होता है। तो ये ना हो उसके लिए पाउडर का ही टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, तो उसका फ्लो रेट करते हैं, उसकी डेंसिटी करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी करते हैं और उसका ग्रेन स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वन मोर थिंग, लास्ट लेक्चर में हमने कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया था। ये लेक्चर के बाद में उसके असाइनमेंट रहेंगे जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के टॉपिक उसमें हमने कवर कर दिए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग। जैसे पहले हमने पाउडर बना दिया, पाउडर बनाने के बाद उसको मिक्स करना होता है। ये मिक्सिंग का क्राइटेरिया कब आता है, जब आप 2 डिफरेंट मेटल या सेम मेटल है, जैसे मान लो कोई एक बैच बनता है, एक बैच में आपने 50 किलो का पाउडर बनाया, दूसरी बैच आया उसमें भी आपने 50 किलो का पाउडर बनाया। अब दोनों बैच को आप मिक्स करनी पड़ेगी। अभी दोनों बैच आपने जब पाउडर बनाया तो उसका प्रोसेस पैरामीटर आपने सेम रखा हुआ है। इवन दो बाय कीपिंग द सेम पैरामीटर्स
हो सकता है कि पाउडर के प्रॉपर्टीज़ में या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बिकॉज प्रोसेस के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहता है। आपकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसकी क्वालिटी का डिपेंडेंट उसका उस टाइम का मशीन का बिहेवियर क्या है, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर की स्किल कैसी है, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है। तो अगर आपने दो अलग अलग बैच में पाउडर बनाया हुआ है तो आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा, या अगर आपने दो अलग अलग मेटल का पाउडर बनाया है और आपको मेटल एलॉय का कोई पार्ट्स बनाना है तो उसके लिए आपको दोनों का मेटल का पाउडर मिक्स करना पड़ेगा। उसका जो भी परसेंटेज है इस हिसाब से हो सकता है दोनों का 50-50% ना भी हो, किसी का 70% है, किसी का 30% है। तो ये दोनों मिला के आपको उसको मिक्स करना है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। दिस इज डन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउडर्स। ये इसलिए है कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या मिक्सिंग ठीक तरह से हो, पर्टिकुलरली व्हेन डिफरेंट साइज ऑफ पाउडर्स आर टू बी मिक्स, स्पेशली जहाँ पे दो अलग साइज़ के पाउडर है। अलग साइज़ के कब होते हैं? जब प्रोसेस पैरामीटर्स चेंज होते हैं या मटेरियल चेंज होता है। द रिजल्टिंग कॉम्पैक्ट आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग पजेस मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी। उससे अगर ठीक तरह से आपने मिक्सिंग किया है तो आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो आपको उसकी डेंसिटी प्रॉपर मिल सकती है। सो पाउडर्स में बी थॉरली मिक्स इन करेक्ट अमाउंट आइदर वेट और डाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि वेट फॉर्म में ही आपको पाउडर को मिक्स करना है, आप ड्राई फॉर्म में ही कर सकते हैं, या ऐसा भी नहीं कि ड्राई फॉर्म में करना है, आप उसको वेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग का मेन पर्पस क्या हुआ कि आपको अगर पार्ट्स बनाने के बाद में वो पार्ट का डेंसिटी यूनिफॉर्म चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब फॉर एग्जांपल आप पाउडर मैन्युफैक्चरिंग से कोई एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अभी रेक्टेंगल बनाया तो आप उसका डेंसिटी टॉप में से मेज़र करेंगे या बॉटम में से करेंगे या साइड में से करेंगे, तो तीनों तरफ से आपको उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मिक्सिंग। अगर ठीक तरह से आपने मिक्सिंग नहीं किया है तो हो सकता है कि कोई एक तरफ आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, कोई एक तरफ आपको उसकी डेंसिटी कम मिलेगी। टू अवॉइड दिस you have to mix the powder thoroughly with proper ingredients, या प्रॉपर उसका जो मिक्सर है इस तरह से आपको उसको मिक्स करने का होता है। नेक्स्ट वन इज द ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज ए पार्ट ऑफ मिक्सिंग। आप मिक्सिंग को ब्लेंडिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली मिक्सिंग क्या होता है? दैट इज़ द ओवरऑल मिक्सिंग। ये जैसे मान लो कि कोई भी दो चीज़ को आप हाथ से मिला देते हो, आपने मिक्स कर दिया। लेकिन ब्लेंडिंग क्या होता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरी। आप उसमें दोनों इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसके अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लुब्रिकेंट्स भी यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स कौन से यूज़ करते हैं? जैसे कि ग्रेफाइट है, स्टेरिक एसिड है। ये क्यों करते हैं कि आप मिक्स करने के बाद उसका फ्लो का जो कैरेक्टरिस्टिक है और कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो आप अच्छी मिल सके, इसलिए आप उसको मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? लुब्रिकेंट्स। टू मेक ए होमोजेनियस मास विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड कंपोजिशन। ब्लेंडिंग का पर्पस क्या है? तो होमोजेनियस मतलब परफेक्टली मिक्स मास। ऐसा नहीं है कि कोई एक वेसल में आपने मिक्स किया है तो नीचे मेजॉरिटी आपको ए टाइप के पार्टिकल मिलेंगे और टॉप में मेजॉरिटी बी टाइप के मिलेंगे। आप कुछ भी कहीं से भी बैच लेंगे, कोई एक वेसल में से आपने मिक्स किया हुआ या ब्लेंड किया हुआ मटेरियल पड़ा है, तो कहीं से भी आप सैंपल लेंगे तो उसमें आपको जो भी दोनों मटेरियल है, दोनों के मटेरियल का पार्ट्स आप इक्वली और यूनिफॉर्म मिलेंगे। पाउडर्स मेड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस हैव डिफरेंट साइजेस एंड शेप। ये ब्लेंडिंग का ज़रूरत क्यों पड़ता है? जैसे मिक्सिंग का वही पर्पस है कि अलग अलग साइज, अलग अलग प्रोसेस से आपने अगर पाउडर बनाया है और डिफरेंट साइज़ का उसका पार्टिकल्स है या डिफरेंट शेप का है, तो आपको पाउडर थॉरली मिक्स करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको लुब्रिकेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से लुब्रिकेंट्स है? ग्रेफाइट है एंड स्टेरिक एसिड है।
ये लुब्रिकेंट यूज़ करने से का फ़ायदा क्या होता है कि आप उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड उसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ब्लेंडिंग के जो 3-4 जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो दिखाया है। जैसे ए टाइप में वो सिलिंड्रिकल है, कोई एक सिलेंडर के अंदर आप दोनों मिक्सर रख देते हैं और उसको आप रोटेट करते हैं। जैसे आपने सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर का वो ड्रम देखा होगा, बहुत कहीं जहीं पे भी आपको सिविल का काम चल रहा है तो आप उसमें सीमेंट और कंक्रीट डाल के वो ड्रम घुमाते हैं। वो क्यों करते हैं? सीमेंट और कंक्रीट को ठीक तरह से और उसमें लुब्रिकेंट के हिसाब से पानी डालते हैं, तो ये सीमेंट कंक्रीट का आपको मिक्सर मिल सकता है। सेकंड वन इज़ द क्यूब में करते हैं, जैसे सिलेंडर है वहाँ पे क्यूब है, वो रोटेटेड होता है। थर्ड वन है वो डबल कोन है। डबल कोन मतलब नीचे का पोर्शन है वो भी कोन टाइप का है, ऊपर का पोर्शन भी कोन टाइप का है। और चौथा है वो ट्विन शेल है। हर एक सेंटर में से आप देखो तो मैंने एक लाइन दिखाया हुआ है और उसमें एक एरो है, वो रोटेटिंग है। जैसे सिलिंड्रिकल में वो एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है, क्यूब है उसमें भी वो एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है, सी और डी जो कॉनिकल और ट्विन शेल दिखाया है वो भी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं। तो ये रोटेट होने से अंदर जो भी हमने दो अलग अलग डिफरेंट मेटल डाला हुआ है या लुब्रिकेंट्स उसमें डाला हुआ है वो परफेक्टली उसमें ब्लेंड या मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द सिंटरिंग ऑपरेशन। सिंटरिंग क्या है? इन द सिंटरिंग ऑपरेशन द प्रेस पाउडर compacts are heated in a control atmosphere to right below the melting point। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्पैक्ट भी आगे हम ले सकते हैं या सिंटरिंग भी आगे ले सकते हैं, क्योंकि कोल्ड कॉम्पैक्टिंग में सिंटरिंग ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है, हॉट कॉम्पैक्टिंग में सिंटरिंग ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो कॉम्पैक्टिंग के बाद में भी सिंटरिंग आ सकता है या कॉम्पैक्टिंग के पहले भी सिंटरिंग आ सकता है। कॉम्पैक्ट को मैं ब्रीफ आपको बता दूं कि उसमें क्या होता है कि आप उसमें जो भी आपने मिक्सर बनाया हुआ है वो आप एक प्रेस जैसा एक डाई और पंच होता है उसमें आप मटेरियल डाल के उसको आप कॉम्पैक्ट करते हो। दैट इज़ द कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद में ये कॉम्पैक्ट में हम डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। ये सिंटरिंग क्या है? तो इन द सिंटरिंग ऑपरेशन द प्रेस powder compacts are heated in a control atmosphere to right below the melting point। ये आपने जो कॉम्पैक्ट किया हुआ है वो मटेरियल को या वो कंपोनेंट को आपको उसको हीट करना है इन ए कंट्रोल एटमॉस्फेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक टाइम पे वेदर का कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग हो। आपने जो सेट किया है वही एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपको उसको सिंटर करना है। कौन से टेम्परेचर तक जाने का है? जब तक वो मेल्ट ना हो जाए वहाँ तक का। मेल्ट हो जाए वो टेम्परेचर पे नहीं जाना है, उसके नीचे वाले टेम्परेचर पे आपको उसको सिंटर करना है। उसका सिंटरिंग का 3 स्टेज होता है। बर्न ऑफ, पर्ज, कंबस्ट एनी एयर एंड रिमूव्स लुब्रिकेंट्स और बाइंडर्स दैट वुड इंटरफियर विद गुड बॉन्डिंग। सबसे पहला क्या होता है कि आपने जो मिक्सर बनाया हुआ है अगर आप में उसमें कुछ मॉइस्चर है या आपने लुब्रिकेंट्स या कुछ दूसरा पार्टिकल्स आपने उसमें मिक्स किया हुआ है तो आपको उसको निकाल देना है। यू हैव टू बर्न ऑफ दैट मटेरियल। सेकंड स्टेज क्या है? तो हाई टेम्परेचर डिजायर्ड सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन एंड बॉन्डिंग अकर्स। ये जो हाई टेम्परेचर पे आप उसको सिंटर करते हैं तो उसका बॉन्डिंग वो बहुत टफ हो जाता है, मतलब उसके बाद में उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड थर्ड वन इज़ द कूलिंग पीरियड लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन ए कंट्रोल एटमॉस्फेयर। जैसे पहला जो स्टेज था वो भी कंट्रोल एटमॉस्फेयर में करने का है, थर्ड स्टेज है जो कूलिंग है वो भी आपको कंट्रोल एटमॉस्फेयर में करने का है। पहले स्टेज में आप गर्म करते हैं, कहाँ तक गर्म करते हैं? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। और उसमें उसका पर्पस क्या है? तो आपको उसके अंदर जो भी लुब्रिकेंट्स डाले हुए आपको वो निकाल देने हैं और उसके कारण जो भी कंपोनेंट बनाया है उसका बॉन्डिंग आपको बहुत परफेक्ट मिल सकता है।
सेकंड स्टेज क्या है कि हाई टेम्परेचर, तो डिज़ायर्ड सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन एंड बॉन्डिंग अगर सेकंड स्टेज में उसका बॉन्डिंग हो जाता है। और थर्ड स्टेज है उसका कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड में आपने जो भी टेम्परेचर पे गर्म किया है वहाँ से उसको कंट्रोल एटमॉस्फेयर में आपको उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। दिस आर द 3 स्टेज ऑफ सिंटरिंग ऑपरेशन। जैसे मैंने एक ये ओवन दिखाया हुआ है, ओवन बोल सकते हो या आप उसको फर्नेस भी बोल सकते हो। पहला जो स्टेज है दैट इज़ एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला, वो है डील्यूब। डील्यूब मतलब डीलुब्रिकेशन। आप उसमें से जो भी लुब्रिकेशन आपने यूज़ किया है वो आप उसमें से धीरे धीरे निकालते हैं। सेकंड वन इज़ द सिंटरिंग। उसमें 3 सेल दिखाए हुए हैं। सिंटरिंग में क्या होता है, उसको आपको बिलो द मेल्टिंग पॉइंट तक उसको गर्म करते हैं। एंड थर्ड वन जो दिखाया है उसमें 2 बेज है, उसमें आप ना कूलिंग करते हैं। कूलिंग को कंट्रोल पोजीशन में कहाँ तक करते हैं, रूम टेम्परेचर। तो ये सिंटरिंग के 3 स्टेजेस है। Rapidly solidified powder. If the cooling rate of an atomized liquid is increased, ultrafine or microcrystalline size grains can be formed. So, ये एक्चुअली ये आपको ये टॉपिक में है नहीं, मैंने एडिशनल आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। Some metals can solidify without becoming crystalline. इसको amorphous materials बोलते हैं। Amorphous materials can have high strength, improve corrosion resistance and reduce energy to induce and reserve magnetization. नेक्स्ट स्लाइड में आता है पाउडर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशंस। वो मैं फिर से इसलिए लाया हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाउडर का आप बनाने के बाद में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जैसे मैंने आपको दिखाया था या बोला था वो था कि अगर पाउडर चेक नहीं करते हैं or without testing and checking, if you are producing any component from that powder and after making that component if you are testing it and found not suitable, then you are losing a cost of time and cost of material. So आपको प्रोसेस का जो भी टाइम है और प्रोसेस करने के लिए जो आपने पैसा खर्च कर लिया है वो अगर बचाना है तो पाउडर भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे, तो 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका फ्लो रेट, उसका अपीरेंट डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड ग्रेन स्ट्रेंथ। ये चारों पॉइंट आपको उसको टेस्टिंग एंड इवैल्यूएट करना है। पाउडर में बनाने के कुछ एडिशनल मेथड है, ये भी आपके कोर्स में है नहीं। जैसे मान लो कि अभी केमिकल रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन। जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन मैंने एक फिगर में दिखाया हुआ था, जैसे एनोड और कैथोड था। देन पल्वराइजिंग और ग्राइंडिंग का वो भी मैंने मिल दिखाया हुआ है। थर्मल कंपोजिशन से प्रिसिपिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन है और कंडेंसेशन ऑफ मेटल वेपर है। मेटल वेपर कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंस मतलब उसको आपको ठंडा करना है। मेटल वेपर्स मतलब जो फ्यूम्स होती है वो फ्यूम्स में, जैसे मान लो कि अभी स्टीम है, आप पानी को गर्म करते हो तो उसमें स्टीम निकलता है। वो स्टीम क्या है, वो इससे उसमें आप स्टीम को ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अगर कोई एक बर्तन में आप गैस के ऊपर पानी गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक आप लीड या उसको ढक्कन आप रख देते हैं, आफ्टर सम टाइम आप ये ढक्कन उठाएंगे तो ढक्कन के बॉटम पे उसको आपको पानी मिलेगा। और ढक्कन पूरा ले लेंगे तो पानी जो गर्म किया है उसमें से स्टीम निकलेगी। अगर वो स्टीम इकट्ठी करेंगे तो उसमें से आपको पानी मिल सकता है। जैसे जो भी ये प्रोसेस है, आपको बारिश कैसे आती है, तो वही तरह से आती है कि जो भी सी में से या कहीं से भी पॉन्ड में से या लेक में से अगर सन से वो पानी इवोपरेट होता है और कलेक्ट होता है और वो क्वालिफाई होता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होके वो बारिश के हिसाब से अपने पास आता है। सो कंडेंसेशन ऑफ मेटल वेपर्स इज वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। एडवांटेजेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी के एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ मशीनिंग। जैसे मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था या बोला था कि पाउडर मेटलर्जी से आप जो भी कंपोनेंट बनाते हैं
रेडी टू यूज़ होता है, उसके ऊपर आपको कुछ भी फिनिशिंग ऑपरेशन या मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उसका सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा क्या है, तो हाई प्रोडक्शन रेट है। आप ये पाउडर मेटलर्जी, जैसे मैंने वो भी बोला था कि आपको अगर 100-200 पीस बनाना है तो उसके लिए पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सॉरी, आपको अगर नंबर ऑफ पीसेस इन टर्म्स ऑफ लैक्स, 10 लैक्स इस तरह से बनाना है, मास प्रोडक्शन करना है, तभी आप पाउडर मेटलर्जी यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स शेप्स, वो भी मैंने बोला था कि इंटीग्रेट पार्ट्स, मतलब जहाँ पे मशीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है या पॉसिबल नहीं होता है। सो कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाना है तभी पाउडर मेटलर्जी यूज़ होता है। अगर कॉम्प्लेक्स शेप्स आप दूसरी कोई मशीनिंग प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि पाउडर मेटलर्जी से बनाएंगे तो आपका थोड़े बहुत पीस बनाना है तो उसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस इन टर्म्स ऑफ लैक्स, 10 लैक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स शेप्स आपको बहुत चीप पड़ेगा। वाइड वेरिएशंस इन कंपोजिशंस, आपको बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती है कि बहुत सारे मेटल के ऊपर वो आपका टूल काम नहीं करता है, तो बहुत टफ होता है उसको मशीनिंग करने के लिए, और वो कंपोजिशन आपको अगर पाउडर मेटलर्जी से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन सकता है। वाइड प्रॉपर्टी वेरिएशन, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे मैंने ये बताया कि कंपोजिशन सेम हिसाब से प्रॉपर्टी, जैसे कोई टफनेस ज़्यादा है, टंगस्टन कार्बाइड एकदम टफ मटेरियल है, उसको ऊपर मशीनिंग करना है तो आप पाउडर मेटलर्जी से आप बना सकते हैं। स्क्रैप इज़ लिमिटेड, एलिमिनेटेड और रिड्यूस, जैसे मैंने ये फर्स्ट पॉइंट जो होता है एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ मशीनिंग, अगर मशीनिंग ही नहीं होता फिनिशिंग करने के लिए तो स्क्रैप पड़ने का या यहाँ पे होता ही नहीं है। सो पाउडर मेटलर्जी से जो प्रोसेस से आपने मटेरियल बनाया हुआ है उससे आप स्क्रैप नहींवत या होता ही नहीं है। ये जो एडवांटेजेस है उसके सामने उसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इन्फीरियर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, उसका जो स्ट्रेंथ बनता है वो इन्फीरियर होता है। ये जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके ऊपर होता है, उसका कॉम्पैक्टिंग के ऊपर। ये कॉम्पैक्टिंग आप प्रेस से या जो भी कॉम्पैक्टिंग मशीन है उससे आप इतना स्ट्रेंथ नहीं ला सकते जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो उसका स्ट्रेंथ है उसका एक डिसएडवांटेज है। हाई टूलिंग कॉस्ट, ये जो पाउडर मेटलर्जी से आपको अगर पार्ट्स बनाना है तो उसका टूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाई मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हाई कैसे होता है कि जैसे मान लो कॉपर, तो अगर आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि सर मैं कॉपर का मशीनिंग करके अगर कोई पार्ट्स बनाता हूँ और पाउडर मेटलर्जी से बनाता हूँ तो दोनों का मटेरियल का कॉस्ट तो सेम रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट कैसे गिना जाएगा, आप मटेरियल पाउडर फॉर्म में करते हो वो मटेरियल का कॉस्ट। बेसिक कॉपर का अगर कोई बुश है और वो बुश में आपको कुछ काम करना है और वो बुश का मटेरियल का यूज़ करके आपको उसको छोटा करना है तो आपका मटेरियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मशीनिंग में आपको कम पड़ेगा, जबकि वही बुश में से आपको कॉपर का पाउडर बनाना है और उसके बाद में आपको रीसाइज करके दूसरा छोटा बुश बनाना है। तो ये केस में पाउडर मेटलर्जी वाले केस में आपका मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। साइज एंड शेप लिमिटेशन, आपको कुछ बड़े पार्ट्स बनाना है तो उसका लिमिटेशन है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि छोटे पार्ट्स, ज़्यादा पार्ट्स और प्रिसाइज पार्ट्स ये आप उससे बनाते हैं, तो साइज़ का एक उसमें लिमिटेशंस आता है। डायमेंशनल चेंजेस ड्यूरिंग सिंटरिंग, कभी कभी क्या होता है कि सिंटरिंग ऑपरेशन आपने कंट्रोल कंडीशन में नहीं किया है तो सिंटरिंग के दौरान उसका डायमेंशंस में थोड़े बहुत चेंज आता है। इसके लिए जो मैंने बोला था, बहुत ज़ोर से प्रेशर दे के बोला था कि सिंटरिंग ऑपरेशन आपको कंट्रोल एटमॉस्फेयर में करना है। ऐसा करने का कारण क्या है कि ड्यूरिंग सिंटरिंग ऑपरेशन देयर शुड नॉट बी एनी डायमेंशंस चेंज ऑफ योर कंपोनेंट। डेंसिटी वेरिएशंस, डेंसिटी वेरिएशंस कैसे आता है कि अगर आपने मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ठीक तरह से नहीं किया है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था रेक्टेंगल का, तो अगर
वो रेक्टेंगल का जो पार्ट्स बनाने में आपने जो दो मटेरियल का या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सर बनाया हुआ है, अगर ठीक तरह से मिक्स नहीं किया है तो एक फेस से आप अगर मटेरियल का डेंसिटी मेज़र करेंगे तो कुछ अलग आएगा, साइड में से करेंगे तो कुछ अलग आएगा। ये कारण से आपको मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्टिंग और सिंटरिंग, ये चारों प्रोसेस बहुत बारीकाई से और प्रिसाइसली करने की रहती है, सो दैट यू कैन अवॉइड दिस 3 लिमिटेशंस। कौन से? तो एक तो डायमेंशन चेंजेस ड्यूरिंग द सिंटरिंग और डेंसिटी वेरिएशंस जो होता है आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं या उसमें कम कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़ार्ड सबसे बड़ा है कि अगर आपको कुछ पार्ट्स के ऊपर मशीनिंग करना है तो उसका जो भी स्क्रैप आता है या फ्यूम्स निकलता है वो इतनी हेल्थ हैज़ार्ड, वो भी हेल्थ हैज़ार्ड तो होती है, लेकिन इतनी ही नहीं होती है जितनी पाउडर मेटलर्जी के दौरान होती है, क्योंकि उसमें जब आप पाउडर बनाते हैं तो एटमॉस्फेयर में भी वो पाउडर आने का चांसेस ज़्यादा होता है, और उसी के कारण अगर जो भी ऑपरेटर उसके ऊपर काम करता है तो वो फ्यूम्स या वो पाउडर फॉर्म्स उसके ब्रिज में जाता है और उसको हेल्थ में वो हैज़ार्ड पहुंचा सकता है। सो ये जो बहुत बताए वो डिसएडवांटेज ऑफ द पाउडर मेटलर्जी है। नाउ यू हैव टू आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। मैं पहले भी बोला था कि लेक्चर 1 में मैंने कोई आपको असाइनमेंट नहीं दिया हुआ है। ये पूरा जो 32 स्लाइड्स है वो तीनों 32 स्लाइड में से ये 3 आंसर्स आपको देने हैं। नंबर 1, एक्सप्लेन एंड डिफाइन पाउडर मेटलर्जी, वो लेक्चर 1 में हमने कवर किया था। एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पाउडर मेकिंग विथ ऑल स्केचेस, जो मैंने पाउडर मेकिंग के जितनी भी प्रोसेस थी वो आपको यहाँ पे दिखाई हुए है, वो आपको स्केच के साथ में आपको उसको एक्सप्लेन करनी है। और थर्ड वन इज़ द एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी जो लास्ट 2 स्लाइड थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने की है। थैंक यू।